हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और मेरी गारंटी है कि आप इस क्लास के बाद कुछ नहीं भूलोगे और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा द डीएनए। और डीएनए को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब ये तो हो गया डेफिनेशन या डिफाइन करने की बात। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करना। डीएनए और आरएनए में जेनेटिक मटेरियल कौन सा है और क्या दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है? ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख देना। फिर यहाँ पे आ जाओ, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे या बेस पेयर्स पे। कोई भी एक चीज़ अगर आपको दी हुई है तो आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ये सभी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लेंथ होता है डीएनए का, तो इट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल देख लो, बैक्टीरियोफाज 5174, इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड है। बैक्टीरियोफाज लैम्डा के पास 48502 बेस पेयर्स है। ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई के पास 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। ये है आपको लेंथ ऑफ डीएनए के लिए। ठीक है, ह्यूमन डीएनए 3.3 इंटू 10⁹ है। ह्यूमन डीएनए और ई कोलाई का आप एकदम याद कर लो ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल रहे। फिर आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अगर हम देखते तो वो एक क्या चीज़ है? न्यूक्लियोटाइड का एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन है। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ से बना? न्यूक्लियोटाइड को सीरीज़ में हम लिखते हैं फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों के ग्रुप से न्यूक्लियोटाइड बनता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक फॉस्फोडाइस्टर चेन से अरेंज होके बैकबोन बनाते हैं डीएनए का। ये यहाँ पे देखो, मैंने दिखा रही हूँ आपको एक न्यूक्लियोटाइड, बीच में यहाँ पे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से आपका हम बैकबोन बनेगा, लेकिन उनके बीच में, लैडर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहले देख लो प्योरिन्स। एक साइड में प्योरिन्स रहते हैं जो एडेनाइन और ग्वानाइन हैं। पायरिमिडिन्स होते हैं साइटोसिन और थाइमिन। अगर आरएनए का केस हुआ तो थाइमिन को यूरेसिल रिप्लेस करता है। प्योरिन्स आर ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडिन, ये ध्यान में रखना। और प्योरिन और पायरिमिडिन को हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। फिर आ जाओ स्ट्रक्चर पे। ये स्ट्रक्चर मैं एक साइड के बैकबोन का बता रही हूँ। यहाँ पे एकदम ध्यान में रखना, जैसे दो लेंथ है ना, तो ये बीच का जो लैडर है, बीच का लैडर वो नाइट्रोजनस बेस का है। और जो लॉन्ग चेन है वो बनता है किससे? फॉस्फेट और नाइट्रोजनस फॉस्फेट और पेंटोज शुगर से। कौन कौन से 3 बॉन्ड हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी आंसर करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, फॉस्फेट किससे अटैच था? 5 डिग्री कार्बन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉस्फेट क्या है? नाइट्रोजनस बेस के कार्बन से। कौन से कार्बन से? 5 डिग्री सी कार्बन जो है उससे अटैच है। कौन सा लिंकेज है यहाँ पे? फॉस्फोईस्टर लिंकेज। वहीं पे अगर आपको नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर का लिंकेज है वो तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो बॉन्ड है वो है 3-5- फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और यह लिंकेज। तो ये तीनों लिंकेज एकदम ध्यान में रखना। फॉस्फेट और बेस का हो गया फॉस्फोईस्टर, 2 न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फोडाइस्टर नाइट्रोजनस बेस के साथ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अगर वो फॉर्म क्या कर रहा है? वो एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर रहा है या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड फॉर्म करता है। अब यहाँ पे देखो, ये एक चेन अगर दिखा रहे हैं, एक एंड पे चेन का 5- फॉस्फेट मोइटी रहेगा यानी फ्री वो एंड, और दूसरे एंड पे फ्री OH ऑफ 3-। ये बन गया बैकबोन जो फॉस्फेट और शुगर का है। तो एक 5- एंड जहाँ से फॉस्फेट मोइटी और दूसरा 3- एंड जहाँ पे आपको OH ग्रुप है। अब थोड़ा सा आरएनए के बारे में। आरएनए और डीएनए में क्या बेसिक चेंज होता है? एक एक्स्ट्रा OH प्रेजेंट होगा 2- पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे 2- पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा आपका एडिशनल OH प्रेजेंट है और यही डिफरेंस है आरएनए और डीएनए का। दूसरा, थाइमिन को रिप्लेस करता है यूरेसिल।
यूरेसिल का जो दूसरा नाम है वो 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोला जाता है। यहाँ पे 5 मिथाइल यूरेसिल या सिंपल यूरेसिल आप बोल दो। फैक्ट्स अबाउट डीएनए। अब डीएनए को किसने आइडेंटिफाई किया, किसने इसका नाम दिया, तो नामकरण तो भाई फ्रेडरिक मिशर ने किया। फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया, उसने बोला कि न्यूक्लियस के सेंटर में एक कोई एसिडिक सब्सटेंस है और उस एसिडिक सब्सटेंस को उसने नाम दे दिया न्यूक्लिन। ये तो मिशर का काम था। मिशर ने सिर्फ इतना ही बताया कि एसिडिक सब्सटेंस है और इसको मैं न्यूक्लिन नाम देता हूँ, ठीक है। फिर आए हमारे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने सारा काम खुद नहीं किया, इन्होंने दूसरे के काम को आगे बढ़ाया, लेकिन सारा क्रेडिट इन्हीं को मिला। कैसे कैसे काम, जैसे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिए, लेकिन इसका स्टार्टिंग किसने किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। इसको इस पे बेस्ड उन्होंने ये आपको 2 डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया कि भाई डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो स्टार्ट किया था ये मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन का काम है। दूसरा उन्होंने बोला कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो इक्वल इन नंबर है और प्योरिन या पायरिमिडिन जो है, तो ये भी जो काम है ये इनका अपना नहीं था। ये एरविन चारगफ ने ये दिया था फॉर्मूला कि ए रेशियो ऑफ ए एंड टी इज़ इक्वल टू जी एंड सी। तो ए एंड टी एंड जी एंड सी आर कांस्टेंट एंड इक्वल। ये भी काम चारगफ का था। तो वॉटसन एंड क्रिक ने अब जो सारा क्रेडिट तो उनको ही मिला, नोबेल प्राइज़ उन्हीं को मिला, लेकिन सारा काम उनका नहीं था, ठीक है। अब आ जाओ यूनिक फीचर्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे। एक तो क्या है, बेस पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आप जानते हो कि ए हमेशा टी के साथ, जी हमेशा सी के साथ रहेगा। तो अगर आप एक साइड के सीक्वेंस को जानते हो तो दूसरे के साइड के सीक्वेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो इफ़ सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन, अदर कैन बी प्रेडिक्टेड। प्योरिन्स इज ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडिन। ए और टी की जो बॉन्डिंग है वो डबल और जी और सी की ट्रिपल। अब यहाँ पे देखो जो डायग्राम मैं शो कर रही हूँ ये है रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन में आप देखो 2 स्ट्रैंड्स अलग हुई, 2 स्ट्रैंड थी, एक रेड और एक येलो। येलो ने एक तो येलो खुद अकेला रह गया, पहले तो अलग अलग हो गए दोनों। येलो एक पुराना वाला और एक ब्लू साइड नया बना। वहीं रेड पे भी एक रेड पुराना और एक ये ब्लू नया, यानी एक जो स्ट्रैंड है वो ओल्ड या पेरेंटल स्ट्रैंड है और दूसरा जो है वो न्यू स्ट्रैंड बनता है। इसीलिए हम रेप्लिकेशन यानी कॉपी फॉर्मेशन को हमेशा जो बोला जाता है वो है सेमी कंजर्वेटिव, यानी एक पुराना रह गया एक नया बन गया। अब आ जाओ फीचर्स ऑफ साइलेंट फीचर्स मीन्स उसके स्पेसिफिक फीचर्स। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, एक तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, चेन हमेशा शुगर फॉस्फेट की बनेगी, बैकबोन रहेगा, बेस अंदर के साइड प्रोजेक्ट होगा। अब यहाँ पर जैसे एक डायग्राम में देखो ये जो बैकबोन हो गया ये शुगर फॉस्फेट, ठीक है, दोनों ब्लू से मैं शो कर रही हूँ। अंदर के जो बेसिस हैं ये इनसाइड प्रोजेक्टेड हैं, यहाँ देख रहे हो। दोनों क्या है, दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ये एंटी पैरेलल है, यानी एक 5' 3' एंड होगा तो दूसरे का वहाँ पे 3' 5' एंड होगा। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे एक 5 एक 3 ऐसे करके फॉर्म होता है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। फिर आ गया अगर वन चेन, यहाँ पे हम ये पोलैरिटी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिस आर पेयर्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ए हमेशा, ये मैंने आपको अभी भी बताया था, ए पेयर होगा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से और जी साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। अगर यही आरएनए रहे तो थायमिन को यूरेसिल रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे प्योरिन और पायरिमिडिन का, ये तो चारगर्फ रूल भी बोलते हैं, प्योरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडिन। इन दोनों के बीच में अप्रॉक्सीमेटली जो 2 स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है थ्रू आउट। तो दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की जो पोलैरिटी है और जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। अब तो जो चेन है वो कॉयल कैसे होता है, आप यहाँ पे देखो, हम जब डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा एक साइड ज़्यादा बनाते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ से थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, तो वो कितना है, राइट हैंडेड फैशन में वो कॉइल्ड है। डिस्टेंस
एक पिच ऑफ हेलिक्स का डिस्टेंस 3.4 है, बीच का डिस्टेंस यानी डायमीटर जो है वो 0.34 nm है, 1 nm इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर्स। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स और ये सारा हो गया। ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, ये आपको लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। अगर विड्थ पूछता है तो 0.34 ही रहेगा, वो कांस्टेंट है, वहाँ कोई चेंज है। बस लेंथ ऑफ डीएनए ये फिक्स रखो कि 10 बेस पेयर्स होते हैं और 34 nm एक हेलिक्स का होता है। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दे दिया कि आपको 136 mm लेंथ दे दिया, नंबर ऑफ बेस पेयर्स कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, एक टर्न का आपको पता है कि 0.34 इंटू 10⁻⁻9 है, अब जस्ट सिंपली डिवाइड कर लो। इन प्रोकैरियोट्स, अब प्रोकैरियोट्स एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इनके बारे में। प्रोकैरियोट्स में हम बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो अगर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है तो क्या डीएनए उसमें स्कैटर्ड है, क्या वो ऐसे ही पूरे सेल के अंदर फेंका हुआ है? नहीं, वो कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर में, और इसलिए हम उनके डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोइड क्या है, डीएनए तो नेगेटिव और प्रोटीन उसका पॉजिटिव। डीएनए कैसे ऑर्गेनाइज है, ये लार्ज लूप्स के फॉर्म में है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। लार्ज लूप्स, जैसे लूप्स आपको साइड में मैं दिखा रही हूँ वैसे है। यूकैरियोट्स कैसे हैं, यूकैरियोट्स पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स यानी हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ सेट में रहते हैं, और ये चार्ज डिपेंड किस पे करेगा, एबेंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज विद द चार्ज साइड चेन्स। अब हिस्टोन्स क्या है, हिस्टोन्स है रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज़, ये एकदम ध्यान में रखना, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। और कौन सा अमीनो एसिड है, लाइसिन और आर्जिनाइन। इनके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, प्रोटीन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, एक ग्रुप बना रहे हैं, 8 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप। इस ग्रुप को हम एक साथ क्या नाम बोलेंगे, ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, क्योंकि वो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, उसके चारों तरफ क्रोमेटिन फाइबर है। ग्रुप ऑफ 8 को हम हिस्टोन ऑक्टामर। इनके ऊपर चार्ज कैसा है, डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये छोटा सा डायग्राम, ये बुक में भी आपके पास डायग्राम है। डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज, और कोर जो है उसका वो हिस्टोन प्रोटीन का मॉलिक्यूल का कोर है। यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक में ये डायग्राम आपके पास आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक 1 न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू कितना होता है, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। न्यूक्लियोसोम का डेफिनेशन अगर हम लेते हैं तो ये रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है इन न्यूक्लियस, और इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन का रिपीटिंग यूनिट्स है, और ये क्रोमेटिन जो है वो थ्रेड लाइक दिख स्ट्रेन बॉडीज अपीयर होंगे, बीड्स लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग अप जैसे अपीयर होंगे। और ये क्रोमेटिन फाइबर्स जब पैकेज होते हैं तो वो बनाते हैं कॉइल, और कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम्स। लेकिन ये कंडेंसिंग कब होगी, ये कंडेंसिंग होगी मेटाफेज स्टेज पे, ठीक है। अगर हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग अगर इसकी होती है, हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स ऐड होते हैं, लेकिन ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनका नाम अलग है, ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये एकदम ध्यान में रखना। एक्स्ट्रा प्रोटीन्स जो ऐड होंगे हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग में वो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर रीजन ऑफ क्रोमेटिन ऐसा है जो बहुत लूजली अटैच्ड है, मतलब दूर दूर है, ठीक है, दूर दूर है, लूजली अटैच्ड है, तो इसकी जो स्ट्रेनिंग है वो बहुत लाइट स्ट्रेनिंग होगी, तो लाइट स्ट्रेन्ड पार्टिकल्स होंगे, और इनको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। लेकिन इनकी खासियत क्या है कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, यानी मैसेजिंग में ये बहुत फास्ट है, तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव प्रोटीन्स है। वहीं जो डेंस वाले हैं जिनमें क्रोमेटिन फाइबर्स बहुत डेंसली अरेंज है, इनकी स्टेनिंग भी डार्क हो रही है, इनको हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और ये जो लोग हैं जो बहुत डेंसली प्लेस्ड हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।